नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध विरोधी बयान का किया समर्थन। प्रधानमंत्री ने एससीओ की बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान में दिया था बयान। नौसेना प्रमुख ने जताई उम्मीद, 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से होगी आत्मनिर्भर। रूस यूक्रेन युद्ध ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को किया है रेखांकित। सरकार का दावा, पर्यटन क्षेत्र देश की जीडीपी में 2030 तक देगा $250 अरब का योगदान। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्र से 2047 तक $1000 अरब के योगदान का लक्ष्य। ईरान में हिजाब के खिलाफ नागरिकों का प्रदर्शन लगातार जारी। सरकार ने पुलिस फायरिंग में 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। और टी20 में भारत की हार का सिलसिला लगातार जारी। सीरीज के पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया से 4 विकेट से हार। हार्दिक का अर्धशतक और 208 रन का बड़ा लक्ष्य भी नहीं आया काम। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें उच्च स्तरीय सत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की सराहना करते हुए कहा कि ये पश्चिम से बदला लेने का समय नहीं है या पूर्व के खिलाफ पश्चिम के विरोध का समय नहीं है। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ये हमारे संप्रभु समान देशों के साथ आने का समय है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states. आपको बता दें कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की वार्षिक बैठक के इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये बात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कही थी। दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। इसमें वैश्विक ध्रुवीकरण, रूस यूक्रेन संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा संकट के अलावा आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं पर विचार किया जा रहा है। कोविड महामारी के बाद 2 वर्ष के अंतराल पर ये उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। लगभग 150 शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शनिवार को बैठक में भारत का पक्ष रखेंगे। महासभा बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा। भारत के एजेंडे में ये विषय प्राथमिकता में रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। इस दौरान आतंकवाद विरोधी सहयोग से लेकर कोविड-19 तक के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी कड़ी में वे लीबिया के विदेश मंत्री से मिले और लीबिया में उभरती स्थिति पर उनके दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री से दोनों देशों के बीच गतिशीलता और शिक्षा में सहयोग के विस्तार पर चर्चा की और यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणामों पर उनके दृष्टिकोण की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने निकारागुआ के अपने समकक्ष डेनिस मोनकाटा से मुलाकात कर वैश्विक स्थिति और इसके बहुपक्षीय प्रभावों पर चर्चा की। साथ ही विदेश मंत्री ने कोमोरोस और घाना के राष्ट्रपति से भी बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा है कि जहाजों और पनडुब्बियों के उत्पादन से लेकर कलपुर्जों और हथियारों तक भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। एडमिरल कुमार ने एक रक्षा सम्मेलन में कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष से बहुत कुछ सीखने को है, जिसमें नई प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस और सभी तरह के गोला बारूद का उपयोग देखा गया।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष ने किसी भी देश की रक्षा के लिए आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। Firstly, talking of the Russia-Ukraine war, I think it's been aptly put across by our Honorable Prime Minister, where he said that this is not an era for war. However, when any war or any conflict is always studied by the militaries, and we have also been studying the conduct of this special military operations. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ ब्रू समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की। जनवरी 2020 में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद मिजोरम से विस्थापित हुए ब्रू लोगों का त्रिपुरा में पुनर्वास सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रत्येक परिवार के पुनर्वास के लिए एक व्यापक पैकेज प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि फिनटेक क्षेत्र को लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए सुरक्षा पर लगातार काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में अपने संदेश में कहा कि ये क्षेत्र इस बात की तस्दीक करता है कि जब नवाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार, युवा और आविष्कारशील दिमाग एक साथ आते हैं तो कैसे अजूबों को साकार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समावेश के लिए नवाचार हमारा मंत्र रहा है। जैम त्रयी से सार्वजनिक वितरण में क्रांति हुई, डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने में यूपीआई की सफलता और स्टार्टअप क्षेत्र में नवाचार केंद्र के रूप में भारत की पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि भारत में फिनटेक क्षेत्र समावेशी है और गरीब से गरीब व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार ध्यान देने की जरूरत है। कश्मीर घाटी में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया, जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के साथ कश्मीरियों को 3 दशक से अधिक समय के बाद बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का मौका मिलेगा। मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि एक लक्ष्य रखा गया है कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के तहत 100 सीट की क्षमता वाले सिनेमा हॉल बनाए जाएं। श्रीनगर में लंबे समय बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। नई फिल्म पॉलिसी है और स्थानीय नौजवानों के लिए उसमें विशेष प्रावधान हमने किए कि वो अगर कोई फिल्म बनाएंगे, छोटी फिल्म भी बनाएंगे, तो उन्हें हम काफी इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके, लोग इससे जुड़ भी सके। कश्मीर के इस पहले मल्टीप्लेक्स में कुल 520 सीट की क्षमता वाले 3 सिनेमाघर हैं, जिसमें विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कश्मीर में 1980 के दशक में करीब 1 दर्जन से अधिक सिनेमाघर संचालित किए जा रहे थे, लेकिन आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने के कारण ये बंद हो गए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा और संसदीय संस्थाओं की दक्षता महत्वपूर्ण है। इसमें विफलता अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। राजस्थान विधानसभा में अपने सम्मान में हुए अभिनंदन समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और विधायिका सरकारों को प्रबुद्ध करने का सशक्त माध्यम है, लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने का सार्थक और प्रभावी माध्यम है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित करना इन संस्थाओं का मूल कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि संसद और विधायिका में वर्तमान परिदृश्य चिंताजनक है। जिनको डेमोक्रेसी को पनपाना है, बचाना है, वही यदि डेमोक्रेसी के लिए बड़ी चुनौती बन जाए, इससे दर्दनाक दृश्य देश के सामने कोई हो नहीं सकता। राजनीतिक दलों को इस अत्यंत विशेष मुद्दे पर एक साझा मंच पर आने की आवश्यकता है। सर्वसम्मति का दृष्टिकोण दिखाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित देशों की $100 अरब की प्रतिबद्धता पूरा नहीं करने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में वैश्विक स्तर पर बात कम, सहयोग की ज्यादा जरूरत है। वित्त मंत्री ने फिक्की लीड्स 2022 कार्यक्रम में कहा कि सभी देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन विकसित देशों से प्रौद्योगिकी या धन का हस्तांतरण नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जताई गई प्रतिबद्धताओं को अपने संसाधनों से पूरा किया है। देश धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की ओर बढ़ रहा है। हम स्पष्ट रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बैंकिंग सेक्टर का भविष्य डिजिटाइजेशन पर आधारित होगा। So the future, as we see, of finance in India is going to be driven more and more through digitization of the banking and related services. It is more looked at from the point of view of the account keeper, the depositor, the person who wants the credit from the bank, and also from the point of view of expanding savings and borrowings in a synchronized fashion. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह अमेरिका में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाही मंच की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के पहले चरण में वे वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा एक्शन समिट में संयुक्त मंत्री स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बैठक में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और उसे लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 30 से अधिक देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनोवेटर, युवा पेशेवर, नागरिक समाज और मंत्रियों के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया भर के हजारों नेता शामिल हो रहे हैं। टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। अब कुछ अहम खबरों पर एक नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पुणे में ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए भारतीय विद्या ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को काहिरा वेस्ट एयरबेस का दौरा किया। इस दौरान उन्हें दोनों देशों की वायुसेना के हाल के सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें भारतीय वायुसेना ने 3 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया था। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से जिबूती गणराज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और जिबूती के बीच राजनयिक और आधिकारिक सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट देने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के सिलसिले में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज नई दिल्ली में बैठक करेंगे। सीमा मुद्दे पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच इस तरह की ये दूसरी बैठक होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी हलचल के बीच पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मंगलवार को सोनिया गांधी से मिले थे। गुजरात विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र गांधीनगर में आज से शुरू होगा। इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। दिल्ली में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। पिछले एक दिन में 68 मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी दिल्ली के सीमापुरी में मंगलवार की देर रात एक बेकाबू ट्रक ने सड़क के किनारे सो रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आज सार्वजनिक परीक्षण के लिए अपने संपादन बटन को चालू कर दिया है। ट्विटर को ट्वीट्स को संपादित करने की क्षमता 30 मिनट तक और केवल 5 बार तक ही उपलब्ध होगी। लोकसभा सचिवालय ने हिंदी पखवाड़ा 2022 के अंतर्गत स्वरचित कविता पाठ का आयोजन किया। इसमें 27 लोगों ने भाग लिया। भाग लेने वालों में अधिकारी और कर्मचारी दोनों वर्ग के लोग शामिल थे। कड़े मुकाबले में तीसरा पुरस्कार 2 प्रतिभागियों को मिला। कुल 6 पुरस्कार दिए गए। 2 सांत्वना पुरस्कार भी इस कार्यक्रम में दिए गए। कविता पाठ के विषयों में महिला, कोरोना, नया संसद भवन और अमृतकाल शामिल थे। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ईरान में पुलिस कस्टडी में महिला की मौत से उपजा विवाद और बढ़ गया है। हिजाब विरोधी प्रदर्शन के दौरान कुछ मौतें होने से प्रदर्शनकारियों में खासी नाराजगी है और विश्व भर में इसकी निंदा हो रही है। इस बीच ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत के गवर्नर ने कहा कि देश की नैतिकता पुलिस द्वारा पकड़ी गई एक कुर्द महिला की मौत पर भड़की अशांति में 3 लोग मारे गए। आपको बता दें कि ये ईरान में फैले 3 दिनों के विरोध प्रदर्शनों से मौतों की पहली आधिकारिक पुष्टि है। 22 वर्षीय महसा अमीनी को पिछले हफ्ते ईरान की नैतिकता पुलिस ने तेहरान में हिरासत में ले लिया था और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस उसके साथ दुर्व्यवहार से इनकार करती है और अधिकारियों का कहना है कि वे जांच कर रहे हैं। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद से ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक के पहले दिन यूक्रेन मुख्य विषय रहा। बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे युग की बड़ी नाटकीय चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार या इच्छुक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया खतरे में है। बैठक में विश्व के नेताओं ने इस खबर पर प्रतिक्रिया दी कि यूक्रेन के रूसी नियंत्रित क्षेत्रों के 4 नेता रूस का हिस्सा बनने के लिए जनमत संग्रह कराने की योजना बना रहे हैं। The divergence between developed and developing countries, between North and South, between the privileged and the rest, is becoming more dangerous by the day. It is at the root of geopolitical tensions and lack of trust that poison every area of global cooperation. अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में उनके जरिए कराए जा रहे जनमत संग्रह को दिखावा करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में रूस का जनमत संग्रह सिर्फ दिखावा है और रूस का ये कदम संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का अपमान है। व्हाइट हाउस का कहना है कि यूक्रेन क्षेत्र के रूसी कब्जे को अमेरिका कभी मान्यता नहीं देगा। वहीं नाटो प्रमुख ने यूक्रेन में रूसी वोटों को युद्ध के आगे बढ़ने के रूप में नारा दिया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के विलय जनमत संग्रह पर पश्चिमी देशों के समर्थन पर प्रतिक्रिया देते हुए उसकी सराहना की है। We've seen reports that Russia is now considering proceeding with these sham referenda. At the same time, we're seeing reports that President Putin is contemplating mobilizing more of Russia's reserves, throwing more young Russians into his desperate quest to seize another country. That both of these things are happening this week as we're at the United Nations shows his utter contempt and disdain for the United Nations, for the General Assembly, for the United Nations Charter. यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका ने बढ़ते वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई और वित्त पोषण का आह्वान किया। ये वित्त पोषण संकट यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध से और बढ़ गया है और आने वाले वर्षों में और भी खराब होने का खतरा है। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर एक वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बोलते हुए नेताओं ने युद्ध को समाप्त करने की मांग की। ज्यादातर देशों ने युद्ध को एक अनावश्यक आक्रामकता कहा। आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली पत्रिका ग्लोबल वॉच एनालिसिस में पत्रकार रोलैंड जैकार्ड ने दावा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में चल रहे छद्म युद्ध को लगातार समर्थन और सहयोग दे रही है और समय के साथ इसे और हवा देने का प्रयास किया जा रहा है। रोलैंड जैकार्ड ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ये सब लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों की मदद से कर रही है। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 20 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग कैंप सक्रिय हैं,
जिसमें मौजूदा लगभग 150 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में हैं। 3 ईरानी स्थलों पर यूरेनियम के निशान की संयुक्त राष्ट्र जांच को लेकर ईरान और पश्चिम देशों के बीच बैठक हुई। बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि उसे इस हफ्ते की संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2015 के ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने पर सफलता की उम्मीद नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर। देश का पर्यटन क्षेत्र 2024 के दौरान महामारी पूर्व स्तर पर आ जाएगा और देश के जीडीपी में 2030 तक $250 अरब का योगदान देगा। सरकार ने यह दावा किया है। सरकार ने यह भी कहा है कि देश महामारी से सर्वाधिक प्रभावित इस क्षेत्र से 2047 तक $1000 अरब का योगदान चाहता है। पर्यटन पर 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में ये घोषणा की गई। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए सभी राज्यों से क्षेत्रीय पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर गतिविधियों को साझा करने और उसे अपनाने का आग्रह किया। देश को 5G नेटवर्क से लैस करने का प्रयास तेज हो गया है। खास बात यह है कि 5G मोबाइल नेटवर्क में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। इसके लिए अलग से उपकरण यूरोपीय देशों से मंगाए जा रहे हैं। सरकार ने एक ट्रस्टेड सोर्सेज पोर्टल बनाया है जिनमें उन कंपनियों की सूची है जिनके उपकरणों को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें कोई भी चीनी कंपनी नहीं है। देश में 5G मोबाइल सेवाओं के परीक्षण सफल रहने के बाद इन्हें शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगले 1 साल के भीतर देश के 500 शहरों में 5G सेवाएं आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में किए गए 5G सेवाओं के अधिकांश परीक्षण सफल रहे हैं। परीक्षण के दौरान जो अड़चनें आई थी उन्हें चिन्हित कर दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही कुछ शहरों में इनकी शुरुआत होगी। 5G सेवाओं से डाटा की स्पीड 100 गुना तक बढ़ जाएगी, जबकि बातचीत में ज्यादा स्पष्टता आएगी। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कैंटरबरी में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम को 5:30 बजे से शुरू होगा। सीरीज का पहला मैच भारतीय महिला टीम अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में इसकी कोशिश आज का मुकाबला जीतकर सीरीज पर अपनी अजेय बढ़त बनाने की होगी। मोहाली में खेले गए रोमांच से भरपूर पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए, जिसमें KL राहुल के 55 और हार्दिक पांड्या के नाबाद 71 रन शामिल हैं। जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आखिरी ओवर में 4 गेंद पहले लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की तरफ से कैमरून ग्रीन ने 61 और मैथ्यू वेड ने तेज तर्रार 45 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी कि 21 सितंबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 21 सितंबर साल 1857 को भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। इससे 2 दिन पूर्व अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। बहादुर शाह जफर ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि उन्हें और उनकी पत्नी जीनत महल की जान बख्श दी जाए। सेनापति मेजर विलियम होडसन और उनके गुप्तचर मौलवी रजब अली की मदद से बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया। 21 सितंबर साल 1981 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की। विश्व शांति दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श पल माना जाता है। साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। साल 2022 के विश्व शांति दिवस की थीम है जातिवाद खत्म करें, शांति बनाएं। 21 सितंबर साल 1949 को हुई विलय संधि के बाद मणिपुर भारत गणराज्य का अंग बना।
उस समय मणिपुर पर राजा महाराज बोधचंद्र का शासन था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर को साल 1972 में अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी राजधानी इम्फाल है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश था।